आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा है फाइनेंशियल मार्केट। यस, फाइनेंशियल मार्केट। तो इस चैप्टर के अंदर हमको क्या स्टडी करना है हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का क्या मीनिंग है। सेकंड टॉपिक जो हमको स्टडी करना होगा वो होगा हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। थर्ड हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस हैं। देन हम फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स स्टडी करेंगे। टाइप्स के अंदर हमको मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट स्टडी करने को मिलेगा, जिसमें से हम देखेंगे कि मनी मार्केट का क्या मीनिंग है, क्या फीचर हैं और क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन हम कैपिटल मार्केट के भी क्या देखेंगे, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, और डेफिनेटली इन दोनों टॉपिक में भी हमको इनके मीनिंग और फीचर्स डिस्कस करने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर हमारा बहुत इजी है, ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर है। तो देख लेते हैं हम चैप्टर में आगे कैसे और बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है। ये कह रहा है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, जब भी हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइनेंशियल सिस्टम से होता क्या है, रियलिटी में जो हमारे पास पैसा होता है, फाइनेंस होता है, उस फाइनेंस को, उस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या, जैसे मान लीजिए कोई एक सेक्टर है, किसी सेक्टर के अंदर पैसा फालतू है, एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, तो उस सेक्टर से हम पैसा कहाँ पर लगा पाएंगे, जिस सेक्टर को पैसे की नीड है, फाइनेंस की नीड है। तो फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से ही ये सब होने वाला है कि एक सेक्टर से पैसा दूसरे सेक्टर में जाने वाला है। अब आगे क्या है, ये कहता है कि फाइनेंशियल जो सिस्टम है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं। जो पहला है वो है फाइनेंशियल मार्केट, सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड थर्ड है हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या है। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में तो आपने पहले ही देख लिया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंस को ट्रांसफर करने के अंदर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। अब बात कहता है कि जब कंपनीज शेयर्स या डिवेंचर्स को इशू करती हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करना। यस, कोई भी कंपनी जब शेयर्स या डिवेंचर्स को इशू करती है तो डेफिनेटली हम उसको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की क्रिएशन। और जब इसी फाइनेंशियल एसेट्स की सेल या परचेज होती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज करना। यस, एक्सचेंज। अब जब ये सेल परचेज होना स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। तो फाइनेंशियल मार्केट का सिंपल सा मीनिंग है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो पैसे को, फाइनेंस को ट्रांसफर करने में काम आती है। कहां, जहां पर सरप्लस है वहां से पैसा कहां चला जाता है, जहां पर रियलिटी में जिस सेक्टर को पैसे की नीड है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा है कि फाइनेंशियल मार्केट का क्या मीनिंग है, फिर हमने इसके 3 पार्ट्स देखे हैं और हमने ये देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहां पर देखिए हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, कैसे होता है ये देख लेते हैं। हमारे पास 2 साइड होती हैं, इस साइड को हम बोलते हैं सप्लाई साइड, इस साइड को हम बोलते हैं डिमांड साइड। अब सप्लाई साइड के अंदर कौन कौन होगा, किस किस के पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, सरप्लस रहता है। जैसे फैमिली हैं, फैमिलीज क्या करती हैं, कहीं कहीं फैमिलीज के पास इनकम आती है, इनकम में से हम फैमिली में क्या करते हैं, एक्सपेंस जितना होता है कर देते हैं और वो पैसा कहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, या तो एफडी में चला जाता है या बैंक में डिपॉजिट हो जाता है या कहीं पर हम सेविंग कर देते हैं। तो फैमिलीज के पास सेविंग्स होती हैं। इसी तरह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कॉमर्शियल बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, फॉरेन इन्वेस्टर, ये रियलिटी में पैसे की सप्लाई साइड है, पैसे की सप्लाई साइड है। तो इनके पास जो भी पैसा एक्स्ट्रा रखा होता है सरप्लस की फॉर्म में, वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से किसको चला जाता है, जिसको फाइनेंस की नीड होती है। जैसे आपको पता है बिजनेस को पैसे की नीड होती है, इंडस्ट्रीज में नीड होती है, एग्रीकल्चर के अंदर नीड होती है, गवर्नमेंट को नीड होती है। तो ये तो हो गई हमारी डिमांड साइड और ये कौन हो गई, फाइनेंस की सप्लाई साइड। अब इसने क्या किया, इसको पैसा दिया। अब ये लोग क्या करने वाले हैं, ये डिमांड साइड क्या करने वाली है, बदले में इनको वापस क्या देगी, डिविडेंड
मतलब जिसको हम प्रॉफिट में हिस्सा कह सकते हैं, या अगर हमने पैसा उधार लिया है तो उसके ऊपर हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो डेफिनेटली ये साइड क्या करने वाली है, इसको पैसा सप्लाई करने वाली है, और ये साइड बदले में इसको क्या देने वाली है, डेफिनेटली डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो यहां पर हमने क्या देखा, फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से फाइनेंस सप्लाई साइड से किसको पहुंच पाता है, डिमांड साइड में, और बदले में ये डिमांड साइड है ये क्या करती है, इनको बदले में डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करती है, और अल्टीमेटली ये फिर से ही ऐसे सर्कुलर ये फ्लो चलता रहता है, ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है, इनकी नीड पूरी होती रहती है, बदले में इनको कुछ मिलता रहता है, और ये फिर से सप्लाई करते रहते हैं एंड सो ऑन, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रही है, रियलिटी में फाइनेंस की नीड को पूरा कर रही है, ये डिमांड साइड एंड दिस इज द सप्लाई साइड। अब बात करते हैं कि जो हमने अभी देखा, तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, काफी सारे डिमांड और सप्लाई को पूरे करने वाले होते हैं, ये हमने पीछे वाले ग्राफ में भी देख लिया है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, डिमांड साइड थी हमारे यहाँ पर, और ये सप्लाई साइड थी, इन दोनों को क्या कर देती है, कंबाइन कर देती है। तो फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से पैसा एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर हो जाता है, वो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बदले में लोगों को, फैमिलीज को क्या मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हमने पीछे डिस्कस की थी अभी, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस के अंदर हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से, सबसे पहली बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, डिमांड साइड को पैसा प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड करता कौन है, सप्लाई साइड, हमने पीछे भी देखा। तो यहां पर फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है कि ये दोनों सेक्टर्स को साथ लेके चलती है, सप्लाई सेक्टर को भी और डिमांड सेक्टर को भी, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तभी तो बनता है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहला जो फंक्शन है वो यही है, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग एंड चैनलाइजिंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। हम क्या करते हैं, पैसा सप्लाई साइड से डिमांड साइड को प्रोवाइड कर देते हैं, और डेफिनेटली उनकी नीड्स पूरी हो जाती है, और हम ये देखते हैं रियलिटी में पैसा चाहिए किसको, रियलिटी में डिमांड है किसको। और इसी तरह से लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, लाइक हमारे पास शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोगों से पैसा इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं। अब कंपनीज कैसे पैसा कलेक्ट करती हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू। तो वही बात यहाँ पर कर रही है कि कंपनीज क्या करती हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर देती है, और लोगों से पैसा हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन यही है कि हम सेविंग को चैनलाइज करते हैं। दूसरी बात क्या है, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई भी अपनी सिक्योरिटीज के प्राइस फिक्स कर सकता है, और उसी रेट पर हम सेल परचेज कर सकते हैं। जैसे अनाज मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, वहां पर क्या आता है, एक सप्लाई साइड होती है, जिसके पास प्रोडक्ट फालतू है तो अपनी मंडी में प्रोडक्ट को सेल करता है, और मंडी में से परचेज करके कौन जाएगा, जिसको नीड है। तो वहां पर दोनों साइड्स एक जगह पर मिल जाती हैं, और वहीं पर ही प्राइस भी डिसाइड होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज आमने सामने होती हैं। तो इसी तरह से ही फाइनेंशियल मार्केट में भी क्या होता है, डिमांड और सप्लाई साइड आमने सामने होती हैं, और वहीं पर ही कहीं ना कहीं प्राइस भी फिक्स होते हैं। तो प्राइस की डिस्कवरी भी वहीं पे होती है, ये लोग वहीं पे प्राइस को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कौन देता है यहाँ पर, फाइनेंशियल मार्केट। तीसरी बात, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब जनरली क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को डायरेक्ट तो सेल नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, आपकी प्रॉपर्टीज को, अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। तो आप जब चाहो उसको सेल परचेज कर सकते हो। अब जैसे कि मैं अभी सब्जी मंडी का एग्जांपल दे रहा था, सब्जी मंडी व्यापारियों को क्या फैसिलिटीज देता है, सब्जी मंडी व्यापारियों को ही फैसिलिटी देता है कि वहां पर आप अपनी सब्जी को बेच सकते हैं, खरीदने वाले खरीद सकते हैं। तो वहां पर एक सब्जी मंडी एक रोल प्ले कर रहा है कि वहां पर आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट सेम वे में आपकी इंस्ट्रूमेंट्स को, आपकी प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए एक मार्केट अवेलेबल करा रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से ऐसा अवेलेबल हो जाता है। फोर्थ है हमारा रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखिए, बाहर आप ओपन में कहीं पर भी सेल परचेज करने के लिए जाएं, अगर मार्केट अवेलेबल ना हो तो आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
आप बाहर सेल नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल करनी है और कोई ब्रोकर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना बहुत मुश्किल होता है। या मान लीजिए आपने घर परचेज करना है, तो घर परचेज करने के दो रास्ते हैं, या तो आप गली गली घूमकर खुद के लिए घर ढूंढ के लाते हो, या क्या करते हो किसी ब्रोकर को बोलते हो, और ब्रोकर को तो सारी नॉलेज होती है, प्रॉपर्टी डीलर को सारी नॉलेज होती है कि घर कहाँ पे रखा हुआ है सेल करने के लिए। तो वहाँ पे ब्रोकर जो है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो इंटरमीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, तो वो आपको सर्विसेज दे देता है। इसी तरह से जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपकी कॉस्ट कम आती है, तो यहाँ पर आपको घूमना नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब चाहो आप अपनी प्रॉपर्टीज को, सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो, जब चाहो किसी कंपनी के शेयर्स को, डिबेंचर्स को परचेज भी कर सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। और फाइनेंशियल मार्केट आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल कराती है, जहां पर लोग आपस में अपनी नीड्स को पूरा कर पाते हैं। अब बात आती है कि फाइनेंशियल मार्केट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये इमेज, ये ग्राफ समझना बहुत इजी है। अगर आप इस टॉपिक को यहीं पर एक बार समझ लेते हैं तो आगे का टॉपिक आपको बहुत जल्दी से दौड़ने को मिलने वाला है। तो फाइनेंशियल मार्केट को हम डेफिनेटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज मनी मार्केट, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को फर्दर इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। अब दोनों मार्केट की सबसे खास बात क्या है कि दोनों के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, अदर्स का टॉपिक लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है क्या। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल परचेज किया जाता है। तो कैपिटल मार्केट क्या हुई, कैपिटल मार्केट जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात आ रही है। अब बात आती है कि ये जो कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, ये क्या है भाई। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर आप सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम सेल करते हो। मान लीजिए किसी कंपनी ने पहली बार शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू किया, वो कहां पर इशू होगा, प्राइमरी मार्केट में। अब जब एक बार वो शेयर्स या डिबेंचर सेल हो चुका, कंपनी ने तो इन्वेस्टर को दे दिया, अब एक इन्वेस्टर दूसरे को बेच रहा है, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, तो मतलब जब इन्वेस्टर्स आपस में डील करने में लगे हुए हैं तो वो डीलिंग कहां पर होने वाली है, सेकेंडरी मार्केट में। मतलब कोई भी सिक्योरिटी जब हम फर्स्ट टाइम सेल करते हैं तो वो काम होता है प्राइमरी मार्केट में, और जब आगे की प्रोसेसिंग वो लोग आपस में सेल परचेज करने में लगे रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो यहां पर मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करा देता हूं कि फाइनेंशियल मार्केट को इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में काम करेंगी, और सेकंड है कैपिटल मार्केट जहां पर हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में काम करने वाले हैं। तो मनी मार्केट के अंदर ये जो टॉपिक हैं आगे हम आने वाली स्लाइड्स में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और कैपिटल मार्केट को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये प्राइमरी मार्केट जहां पर आप सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम सेल करते हो, फर्स्ट टाइम सेल होने के बाद जब उन्हीं सिक्योरिटीज को दोबारा सेल परचेज इन्वेस्टर्स आपस में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये मनी मार्केट होती क्या है। यस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये हमारी मनी मार्केट क्या है। तो मनी मार्केट क्या, सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। वैसे तो हमने अभी डिस्कस किया है कि मनी मार्केट वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग करती है। तो डेफिनेटली मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की मार्केट है जहां पर जो इनका पेमेंट पीरियड होता है वो डेफिनेटली 1 ईयर का होता है मैक्सिमम। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। तो मनी मार्केट को हम नियर मनी भी बोलते हैं। तो इन सिक्योरिटीज के अंदर जो हम सिक्योरिटीज की सेल परचेज की बात कर रहे हैं, इन सिक्योरिटीज में रियलिटी में आता क्या है, कॉल मनी आता है, ट्रेजरी बिल्स आता है, कॉमर्शियल बिल्स आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम सीडी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और ये हमारा हो गया कॉमर्शियल पेपर। ये 4-5 जो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये एग्जाम्पल डेफिनेटली आने वाली स्लाइड्स में आपको डिटेल में स्टडी करने को मिलेंगे। बट फिलहाल आप अभी इतना याद रख लीजिए, मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस करती है, और ऐसी सिक्योरिटीज जिनका पेमेंट पीरियड मैक्सिमम 1 साल का होता है। और मनी मार्केट को हम नियर मनी भी बोलते हैं। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा मनी मार्केट के क्या फीचर्स हैं, ये बात आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस करती है जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, और मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनकी जो नियर होती है वो मनी ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है भाई, चाय पीने का मन नहीं है तो भाई कॉफी पी ले। तो यहां पर ऐसे ही बात करें कि मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी सिक्योरिटीज हम सेल परचेज करते हैं वो लगभग पैसे के इक्विवेलेंट ही होती है, मनी के इक्विवेलेंट होती है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं दिस इज द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द मनी, ये मनी के नजदीकी चीज है। फिर ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का जो होता है डील्स होता है वो लो रिस्क होता है, ये अनसिक्योर्ड होती है, शॉर्ट टर्म डेट्स में काम आती है, और इनकी जो लिक्विडिटी होती है ये हाईली लिक्विडिटी होती है, और इनको हम बहुत जल्दी ट्रेडिंग में कर देते हैं। भाई सामने वाले को जब सेल करना हो, जब पैसा वापस लेना हो, तो इनके अंदर ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी होती रहती है। तो ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी होने की वजह से इन्होंने बोला कि ये एक्टिवली ट्रेडेड है, तो बहुत जल्दी इनके अंदर ट्रेडिंग होती रहती है और पैसा बहुत जल्दी वापस ही मिल जाता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हाईली लिक्विड। अब बात आती है कि इनका कोई भाई फिजिकल लोकेशन नहीं होता, ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये टेलीफोन पे भी हो जाती हैं और इंटरनेट के थ्रू भी हो जाती हैं, है ना। इनकी कोई एक प्रॉपर फिजिकल लोकेशन नहीं है, भाई वहीं पर ही जाकर हमको मिलने वाली हैं। तो ये अगर आपको सेल परचेज करनी है तो ये ट्रांजैक्शन आपकी फ़ोन पे भी हो जाती हैं, या इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ऐसा लगा लो हो जाती होंगी। फिर मीटिंग द टेम्परेरी नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, भाई अगर किसी पर्सन को भाई 20-30 दिन के लिए, महीने के लिए, 6 महीने के लिए पैसे की नीड है, पैसे की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ही काम करता होगा, मनी मार्केट की ही सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता होगा। इसलिए कह रहा है कि जिसको भी पैसे की नीड है उसकी टेम्परेरी नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता है। फिर इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट्स है वो कौन है, आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं एंड म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये वो पार्टीज हैं जो इनके अंदर डीलिंग्स करने में लगे रहते हैं, इनको इनकी नीड पड़ती रहती है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि मनी मार्केट के क्या फीचर्स हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि भाई मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। ये टॉपिक, ये एग्जांपल बार बार आ रहा था, तो ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। तो डेफिनेटली मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास 5 हैं। ये टॉपिक्स सब आपके सामने दिए हुए हैं। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के एग्जांपल कह लीजिए या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, एक ही बात है। तो इनको अब हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास ट्रेजरी बिल्स। ये बात तो बिल्कुल आप एक बार तो समझ के चलना कि ये जो पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पांचों इंस्ट्रूमेंट हमारे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के एग्जांपल हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, यस। अब बात करते हैं कि भैया ट्रेजरी बिल क्या है, इसका सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो वही आ रहा है कि भैया शॉर्ट टर्म बोरोइंग में काम आने वाला है। अब बात आती है कि इसको इशू कौन करता है, इसको इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, आरबीआई। किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कहा भाई पैसे की जरूरत है तो आरबीआई क्या करेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको हम इशू करते हैं। कौन इशू करता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात आती है कि इससे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी होती है पैसों की, भी पैसों की नीड है तो इसलिए रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो जाती है। अब बात आती है इसके फीचर्स क्या है। भाई पहला फीचर तो वही है जो यहाँ पे मीनिंग में लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तीसरी बात, ये प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में भी इशू किए जाते हैं। इनकी लिक्विडिटी हाई होती है और मिनिमम जो अमाउंट होता है इसका वो कम से कम 25,000 का होता है या इसके मल्टीपल में होते हैं। भाई या तो 25,000 का है, मिनिमम तो 25,000 होगा, या 25,000 के मल्टीपल में आप मान के चलो 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो ये वो वैल्यूज होती है जिसको आप 25,000 रुपए से डिवाइड कर सकते हो। तो ये इशू किए जाते हैं फेस वैल्यू से कम पर, ठीक है, और जो इनकी पेमेंट होती है वो एट पार पे होती है। ये कैसे समझे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है। मान लीजिए हमने कोई 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का इशू किया, कितने दिनों के लिए, 91 डेज के लिए, पर दिया कितने में, 95 में। आप सोच के देखिए, लिखा तो 1 लाख रुपए हुए हैं, हमने सेल कितने में किया, 95 में, तो सामने वाले पार्टी ने हमको 95,000 रुपए दे दिए। अब 95,000 के बदले में, 95,000 के बदले में 91 डेज के बाद सामने वाले को कितना रुपए देने वाले हैं, 1 लाख रुपए। तो सामने वाले से तो लिए हमने 95,000 थे, वापस कितने दिए, 1 लाख रुपए।
तो बाकी का जो 5,000 का वो डिफरेंस हो गया, तो ऐसा समझ लो कि वो 5,000 रुपये मैंने उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर दिए, ऐसा समझ लो आप। तो ये हो गया हमारा ट्रेजरी बिल का टॉपिक। मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पर आरबीआई इशू करता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, और प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होता है, और डेफिनेटली शॉर्ट टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ये पूरा करता है। जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो फेस वैल्यू होती है उससे कम पर इशू किए जाते हैं, और बाकी का जो डिफरेंस होता है जो हम सामने वाले को एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो समझ लीजिए कि इंटरेस्ट है। सेकंड हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कौन सी है, इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। तो डेफिनेटली पहली बात तो वही आ रही है कि ये भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इशू कौन करता है, वो कंपनी इशू करती हैं जिनकी अच्छी कैपेसिटी होती है पे करने की, और बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई उनको पैसे की नीड होगी, भाई सीजनल कोई काम है या वर्किंग कैपिटल की नीड है, इस वजह से ये कंपनीज क्या करती हैं, इशू करती हैं। जिनकी गुडविल अच्छी होती है, टाइम पर पैसा पे कर देती हैं, वो कंपनीज ये इशू करती हैं कॉमर्शियल पेपर। क्यों भाई, कभी कभी सीजन का टाइम है, पैसे की नीड ज़्यादा है, या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की नीड है, तो हम क्या इशू कर देते हैं, कॉमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट रेट से कम ही होता है। ये कंपनीज ब्रिज फाइनेंस के रूप में यूज करती हैं। यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ब्रिज फाइनेंसिंग को क्या होता है। तीसरी बात, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होता है, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है। ये इशू कैसे करते हैं, ये इशू करते हैं हम डिस्काउंट पर इनको वापस हम पे करते हैं एट पार पे। जैसा लगा लीजिए कि पीछे जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था। अब एग्जाम्पल क्या है, कॉमर्शियल पेपर का एग्जाम्पल क्या है, भाई कोई भी बिजनेस है, सीजन में पैसे की नीड है, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाह रही है, तो ये कंपनी क्या करेगी, भाई मेरे को बिजनेस को बड़ा करना है, तो कंपनी क्या करती है जनरली, भाई जब बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो इस कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किए। अब जब इक्विटी शेयर इशू किए तो इशू करने के नाम पर कंपनी को काफ़ी सारी कॉस्ट भी आ गई। आपने सुना होगा ना, जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए और हमारे पास आ गई फ्लोटिंग कॉस्ट, उसके इशू करने की कॉस्ट आ गई। कंपनी अब क्या करेगी, जो इशू करने का जो खर्चा आया है उस खर्चे को कहाँ से पूरा करेगी, कॉमर्शियल पेपर इशू करेगी, वहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे का यूज़ हम कहाँ पे कर देंगे, फ्लोटिंग कॉस्ट को पूरा करने में लगा देंगे। तो डेफिनेटली हमने क्या किया, कॉमर्शियल पेपर इशू किया, जो पैसा आया उस पैसे की हेल्प से हमने फ्लोटिंग कॉस्ट को पूरा कर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पैसे से एक ब्रिज बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज द ब्रिज फाइनेंसिंग। तो इस प्रकार के सोर्स के जो फाइनेंस का जो सोर्स होता है इसको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस। जैसे आपने देखा है ना कि ब्रिज होता है, पुल क्या करता है, फ्लाईओवर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको आसानी से लेके जाता है। नहीं तो रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर रेल आ रही है तो आपको रुकना पड़ता है बहुत देर तक, कितनी देर रुकना पड़ेगा पता नहीं है। वही इस तरह की रुकावट, इसी तरह की प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में भी आ गई। खर्चा हो गया फालतू, कहाँ से पूरा करें, तो ये खर्चा फालतू का पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, सीपी इशू कर दिया। सीपी आया तो सीपी की हेल्प से मैंने फ्लोटिंग कॉस्ट पूरी कर दी। तो ये वाला जो पैसा है हमारा ब्रिज का काम कर रहा है, पुल सेतु का काम कर रहा है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। थर्ड देखते हैं हमारा, ये है हमारा कॉल मनी। तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी हमारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। तो ये कौन इशू करता है, रेज्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक और एज द इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। ये बैंक आपस में ही इशू करते हैं। किस लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बैंकों को ना आपस में या खुद के साथ या खुद के पास एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहा है, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, पैसा है नहीं बैंक के पास, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, दूसरे बैंक को कॉल मनी इशू कर देगा। क्यों इशू कर देगा, भाई मेरे को थोड़े टाइम के लिए पैसे की ज़रूरत है, मेरे को CRR मेंटेन करना है। ये CRR का टॉपिक हम मैक्रो में भी स्टडी करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भी छोटे टाइम के लिए पैसे की प्रॉब्लम आ गई तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, दूसरे बैंक से हेल्प मांग लेगा और ये भी कह देगा भाई तेरे को जब पैसे की नीड हो ना तेरे को मैं वापस भी कर दूंगा। तो कॉल मनी को कॉल मनी क्यों बोल रहे हैं, तो ये एक ऐसा पैसा जो हमने कॉल पे मांग लिया, फ़ोन पे मांग लिया, ऐसा समझ लो। और सामने वाले को जब पैसे की नीड होगी तो सामने वाले को पैसा वापस भी दे देते हैं, भाई तू जब मांगेगा पैसा तेरे को वापस दे दूंगा। तो ये कॉल मनी हो गया। तो कॉल मनी की खास बात क्या, बैंक्स बोरो फ्रॉम द ईच अदर। बैंक अक्सर एक दूसरे से उधार लेते रहते हैं क्योंकि मेरे को CRR को मेंटेन करना है, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है।
तो जब सामने वाला इसकी डिमांड करता है तो सामने वाले को हम तभी वापस पे कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना भाई, सामने वाले का फ़ोन भी आ गया ना, हम सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं। तो इनकी जो टाइम पीरियड होती है वो 1 दिन से लेकर 15 दिन की होती है, और इसके अंदर जो हमने पेमेंट वगैरह करनी होती है वो कॉल रेट होती है, या जो भी हमको इंटरेस्ट पे करना होता है उसको हम कॉल रेट बोलते हैं। पेमेंट हम फ़ोन करने भी कर देते हैं, कागजी कार्रवाई बाद में होती रहती है, पेपर वर्क बाद में होते रहते हैं, हाथों हाथ ट्रांजैक्शन कर देते हैं। भाई सामने वाले ने पैसा मांग लिया, दे देंगे, भाई पेपर वाले काम बाद में कर लेंगे, तेरे को पैसे की नीड है ना भाई ले जा, डॉक्यूमेंट हम बाद में मंगवा लेंगे, है ना। तो इस तरह से होता रहता है। तो डेफिनेटली हमारी जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है ये हमारी पैसे की नीड को पूरा करता रहता है। बट देर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कॉल रेट्स एंड द अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज द कॉमर्शियल पेपर। अब एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए, कहता है कॉल मनी ट्रांजेक्शन आर मेड जर्नली ऑन द टेलीफोन। ये ट्रांजैक्शन जर्नली टेलीफोन पे ही होती हैं। जब भी पैसे की नीड होती है हम सामने वाले को बोल देते हैं, सामने वाला क्या करेगा, जिसने पैसा देना है अब उधार, वो क्या करेगा, एक चेक दे देगा। किसको, जिसको पैसे की नीड है, जिसको पैसा उधार चाहिए। पर हेल्प किसकी लेगा, वो आरबीआई की। वो आरबीआई की हेल्प से पैसा उधार देने वाला बंदा क्या करेगा, चेक इशू करेगा पैसे उधार लेने वाले को। तो हम बोरोर को क्या करेंगे, एक चेक इशू कर देंगे, ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी भी, जब भी पैसे की नीड होगी सामने वाला भी फिर वैसे ही चेक के थ्रू पेमेंट कर देगा। भाई पैसे की नीड तो इंस्टेंट हम पूरी कर लेते हैं, ये कॉल पे काम पूरा हो जाता है, जो पेपर वर्क है बाद में भी होता रहता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉल मनी। तो सबसे खास बात क्या है, ये कॉल मनी का टॉपिक कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है। ये आपस में पैसा उधार लेने में लगे रहते हैं। इनकी जो टाइम पीरियड होती है 1 दिन से लेकर 15 दिन का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो डेफिनेटली ये भी हमारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का ही एक पार्ट है। तो ये भी कॉमर्शियल बैंक इशू करते हैं, किसके लिए, एंड कौन कौन इशू करता है, कॉमर्शियल बैंक एंड द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टैकल द पीरियड ऑफ द टाइट लिक्विडिटी। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मेरे को पैसे की प्रॉब्लम आ गई, पैसा है ही नहीं, एकदम से टाइट हो गया हाथ, तो मैं क्या करूँगा, ये इशू कर दो भाई, क्या, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो डेफिनेटली इसका जो फीचर है, पहला फीचर तो वही है, यहाँ से उठा के लिख लेना कि ये अनसिक्योर्ड है, नेगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इशू कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक और जो भी हमारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। किस लिए इशू करते हैं, भाई कभी कभी हाथ टाइट हो गया तो उस सिचुएशन को मुझे फेस करना है, तो ये इशू कर दो। तो अब ये इसके फीचर वही है, जो पहला फीचर तो ये लिख लेना। और ये इशू हम करते किसको हैं, ये हम इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेट सेक्टर को या कंपनीज को इशू करते हैं। ये अनसिक्योर्ड होते हैं, नेगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, और ये पैसे की नीड को पूरा करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक का होता है। इसको भी हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो आगे की खास बात क्या है, ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम्पल को हम स्टडी कर लेते हैं। कहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इश्यूड ऑन डिस्काउंट, एन इन्वेस्टर कैन ट्रांसफर द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आफ्टर लैप्स ऑफ द 45 डेज। तो 45 डेज तक तो उसको वो सीडी अपने पास ही रखना होता है, ये वाला पेपर अपने पास ही रखना होता है। भाई जैसे 45 डेज पूरे हो जाएंगे ये किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है और उसके बदले में पैसे ले सकता है। भाई तुमने मेरे को चेक दिया, मैंने किसी और को दे दिया, है ना। मैंने तुमसे प्रॉपर्टी परचेज की, वो प्रॉपर्टी मैंने किसी और को सेल कर दी, उससे मैंने पैसा ले लिया, पर ये प्रॉपर्टी में 45 दिन तक सेल नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, सीडी की। तो जब हमने किसी इन्वेस्टर को सीडी इशू किया तो वो सीडी 45 डेज तक अपने पास रखना होता है। उसके बाद अगर वो चाहे तो किसी को दे भी सकता है, सेल भी कर सकता है। इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगी होनी चाहिए पेड होने की, और ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट, तो इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब लगी होती है। तो ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टॉपिक। तो अगर आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली कैन टेक। नेक्स्ट है हमारा दैट इज कॉमर्शियल बिल। आपने सुना है अकाउंट्स के अंदर हम बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल का टॉपिक स्टडी करते हैं, तो वो लगा लो कि कॉमर्शियल बिल है। ये कॉमर्शियल बिल रियलिटी में उसी को ही हम कह रहे हैं, लगा लीजिए। ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन में यूज होता है, लोग शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। या आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर चैप्टर स्टडी किया हो वहाँ पे हमने देखा होगा, भाई मैंने सामने वाली पार्टी को गुड्स सेल की, सामने वाली पार्टी कह रही है कि भाई पैसे नहीं है, तो सामने वाले को क्या कहते हैं, भाई बियर ले ले, भाई मैं तेरे को बियर इशू कर देता हूँ, साइन करके दे दियो। तो ये वही टॉपिक है कॉमर्शियल बिल का, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल।
तो ये भी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का ही पार्ट है, नेगोशिएबल है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, और सेल्फ लिक्विडिटी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट भी है। तो ये क्रेडिट सेल जो हम करते हैं, उधार में जो सेल करते हैं, वहां पर ज़्यादा सेल होता है। ये आप बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। 11th का ये चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो वहां पर हमने देखा था कि भाई जब भी हम किसी को माल उधार में सेल करते हैं और सामने वाली पार्टी कह रही है कि भाई 3 महीने तक तो पैसा नहीं है, तो मैंने सामने वाले को बोला भाई विश्वास कैसे करूं कि 3 महीने के बाद पैसा दे देगा। तो सामने वाले ने बोला भाई मेरे से कॉमर्शियल बिल ले ले। मैंने कॉमर्शियल बिल ले लिया। तो एक क्रेडिट सेल के चक्कर के अंदर फर्म्स आपस में हम डेटर्स को इशू करते रहते हैं। तो ये इट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इससे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड्स पूरी हो जाती है। ये इशू कौन करता है? ये डेफिनेटली सेलर इशू करता है। सामने वाली पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लेती है और इस कॉमर्शियल बिल को हम डेफिनेटली ट्रेड बिल भी बोलते हैं। यस, हिंदी में हम इसको कहते हैं व्यापारिक बिल। इसको हम बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। अब बैंक से डिस्काउंट करवाने का क्या मतलब है? डिटेल में स्टडी करना है तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जाइए, वहां पे आपको स्टडी करने को मिल जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज को, बीआर को, बीपी को हम बैंक से डिस्काउंट कैसे करा सकते हैं। और ये एक ऐसा कॉमर्शियल बिल होता है, ये जब कॉमर्शियल बिल बन जाता है, जैसे ही सामने वाले ने इसके ऊपर साइन कर दिए, सामने वाली पार्टी ने जैसे इसको एक्सेप्ट किया, तो ये बिल कॉमर्शियल बिल बन जाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि इसको इशू कौन करता है? सेलर इशू करता है। सेलर किसके ऊपर लिखता है? बायर के ऊपर। तो जैसे ही बायर ने बोला था भी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, हमने सामने वाले को बोला भी बिल ले ले, साइन करके दे दे, तो जैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया? कॉमर्शियल बिल बन गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, प्रैक्टिकल फॉर्म में अकाउंट्स की बुक में है। थोड़ा वहाँ पे जाके स्टडी कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये हमारा सारा वीके पब्लिकेशन की बुक में से है। तो वीके पब्लिकेशन की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली बुक बहुत अच्छी है थ्योरी फॉर्म के लिए। स्टार्टिंग से मैं इसी बुक को ही फॉलो करता आ रहा हूँ। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या? देखिए, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि फाइनेंशियल मार्केट का क्या मीनिंग है, क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस में हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मार्केट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फाइनेंशियल मार्केट की टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या आया था? मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। फिर हमने क्या देखा कि मनी मार्केट का क्या मीनिंग है और मनी मार्केट के क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस में हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। देन हमने अभी क्या डिस्कस किया? मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स देखे। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज थी। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा मनी मार्केट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मनी मार्केट के इस टॉपिक के बाद डेफिनेटली हमको अब स्टडी करना है कैपिटल मार्केट। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं हम चैप्टर को कहां से कहां लेके चल रहे हैं। ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा था? ये हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मनी मार्केट जो हम अब तक स्टडी कर चुके हैं, और हम जो अब आगे स्टडी करेंगे ये है हमारा कैपिटल मार्केट। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो डेफिनेटली रिमेनिंग पार्ट को मैं सेकंड पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जो भी बुक आपके पास है तो उस बुक में से आप थ्योरी फॉर्म को स्टडी कीजिए। तो मिलता हूं जल्दी से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।